हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो 5 राज्यों की मतगणना चल रही है। रुझान जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और कमोबेश यही होता है कि रुझानों की जो तस्वीर होती है वो नतीजों में तब्दील होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उलटफेर हो। फिर भी रुझानों की तस्वीर अगर हम बात करते हैं चुनावी रिजल्ट की तस्वीर से लगभग साफ हो चुका है कि यूपी में रुझान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिख रहा है। 250 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 120 सीटों पर आगे है। उत्तराखंड में भी रुझान में बीजेपी को बहुमत दिख रहा है। गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी बहुमत की ओर है। पंजाब में रुझानों में आप एक तरफा आगे चल रही है। आपके प्रत्याशी 75 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो रुझानों से तस्वीर लगभग साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इतना बड़ा अंतर कई बार स्थिति ऐसी होती है कि आगे के राउंड में बदल जाए। लेकिन की जो तस्वीर है रुझानों की, उसमें लगातार बीजेपी ही आगे बढ़ती दिख रही है। सुरेंद्र शर्मा बीजेपी नेता भोपाल से हमारे साथ में बने हुए हैं और यश भारती हैं प्रदेश अध्यक्ष योजन सभा समाजवादी पार्टी के। तो सुरेंद्र जी, आपसे ही मैं चर्चा कर लूं, क्योंकि ये जो रुझानों की तस्वीर है उसमें तो आप बाजी मारते दिख रहे हैं। नहीं, देखिए ज्योति जी, आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। हमारे लिए मुस्कुराती सुबह है तो शाम भी गुनगुनाती हुई होगी। 4 राज्यों में हम अपनी सरकार फिर से बनाने में सफल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, हमारे काम का जो प्रतिफल हमको मिला है, जो हमने कहा था वो करके दिखाया, जो सबके साथ सबका विकास जो हमने कहा था उसके आधार पर सबका विश्वास जीता है और उसके आधार पर सबका सफाया भी हुआ है। सबका से तात्पर्य सपा बसपा कांग्रेस है। ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में गायब हो गए, ये उत्तराखंड में गायब हो गए, ये मणिपुर में गायब हो गए, ये गोवा में गायब हो गए। और कांग्रेस का जिस प्रकार से पंजाब से सफाया हुआ है, उड़ता पंजाब था, वहां से उड़ती हुई कांग्रेस हो गई, कांग्रेस हवा में गायब हो गई। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए सुखद है और जिस कांग्रेस मुक्त भारत का हमने सपना देखा था वो सपना भी पूरा हो रहा है। और हम जो 50 साल तक भाजपा की बात करते थे, 50 साल तक भाजपा सत्ता में रहेगी, हम सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ अपने काम के आधार पर, अपने निर्णयों के आधार पर, अपने सुशासन के आधार पर, हम गरीब कल्याण के आधार पर, हम अंत्योदय के आधार पर निश्चित तौर पर जनता की सेवा पिछले 7 साल से हम कर रहे हैं, कई जगह 10 साल से कर रहे हैं। आने वाले समय में भी हम देश की सेवा करते रहेंगे और जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, जो विश्वास जताया है, मैं चारों राज्यों की जनता पर और पंजाब में भी जनता ने जो हमको एक जो निर्णय दिया है उसको सुधार करते हुए सबका आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित तौर पर हम अपने वादों पर, अपने दावों पर, अपने संकल्प अटल हैं और खरे उतरेंगे। सुरेंद्र जी, अभी तो रुझान है ये, लेकिन रुझानों में भी अगर बीजेपी आगे चल रही है तो ये सवाल मेरा आपसे करना स्वाभाविक था। लेकिन अगर यूपी की बात करते हैं तो सपा भी आपको टक्कर देती दिख रही है, क्योंकि 120 रुझान में अभी वो आगे चल रही है और अभी बहुत सारे राउंड बाकी हैं। नहीं, देखिए, चुनाव में 2 पार्टियां होती हैं, कई जगह त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला होता है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने टक्कर दी है, वह अच्छे से चुनाव लड़ी है। लेकिन उन्होंने जो लड्डू के ऑर्डर दिए थे, सुबह उनके जो नेता का दम्भ भरा बयान आया था कि लड्डू तैयार हैं, निश्चित तौर पर उनका दम्भ टूट गया है। उनका जनता ने जो एक कुशासन देखा था, जो अराजकता देखी थी, जो उन्होंने परिवारवाद देखा था, जो पट्टावाद देखा था, अभी उन्होंने अपराधियों को जेल में जो उनको टिकट दिया था, जो इस प्रकार से जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो प्लाट खाली है उस प्लाट पर हम अपना मकान बनाएंगे, जिस प्रकार जमीनों पर अवैध कब्जे होते थे, जिस प्रकार अत्याचार होता था, गरीबों के ऊपर जो अन्याय होता था, वो शासन और 5 साल का योगी जी का सुशासन ये जनता ने देखा। और तुलना के आधार पर देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पहली बार हो रहा है कोई सरकार रिपीट हो रही है। मणिपुर में पहली बार सरकार रिपीट हो रही है, उत्तराखंड में पहली बार सरकार रिपीट हो रही है। सुरेंद्र जी, यही बड़ी बात है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि यूपी की जिस तरीके की राजनीति रही है कि सरकार रिपीट नहीं होती, एंटी इनकम्बेंसी काम करती है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो काम करते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी बीजेपी आगे मिल रही है तो फिर सीधी बात है कि जनता का विश्वास तो आपके साथ में है, जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन हमारे साथ में यश भारती जी भी बने हुए हैं। यश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप लोगों ने रैली की उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से रैली की, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर सामने आई, वादे भी बहुत बड़े बड़े आए, क्या वजह है कि जनता आपको बहुमत नहीं दे पा रही है या जनता का विश्वास नहीं मिल पा रहा है? देखिए ज्योति जी, शुरुआती रुझानों पे इस तरीके से बात करना कि जनता हम पे विश्वास नहीं दे रही है या जनता हमारी बात नहीं सुन रही है, ये कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, जनता ने हमारी बात सुनी है, विश्वास किया, इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से जिस तरीके से पोलिंग बूथ पे कार्रवाइयां हो रही हैं,
जो मतगणना स्थलों पे जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो समाजवादी पार्टी की जनता से अपील के माध्यम से ही हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी की उसमें खामोशी है। वो ये बताता है कि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। जैसा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बात कर रहे थे, क्योंकि उस पार्टी के राजनीतिक व्यक्ति यहाँ हमारी चर्चा में पैनल में नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम एक पार्टी को खत्म ही करना चाहते हैं, तो उससे मुक्ति दिलाएं। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, जितने लोग चुनाव लड़े, चाहे निर्दलीय के रूप में हो चाहे राजनीतिक पार्टी के रूप में हो, सबको चुनाव लड़ने का अवसर पड़े और जनता बेहतर विकल्प को चुने। लेकिन इनकी सोच बेहतर विकल्प की नहीं है, भावना से साथ कैसे खेला जाए, भावनात्मक दबाव कैसा बनाया जाए। इनके लिए राजनीति एक भावनाओं का खेल है, राजनीति या राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है। अगर ये अपनी जिम्मेदारी समझते तो जिस तरीके से चीजें लोकतंत्र की हत्या अधिकारियों के माध्यम से हो रही थी, उसको रोकने में ये भी सहभागिता दिखाते, मतदान स्थल पे ये भी अपना विरोध दर्ज कराते हैं और चुनाव आयोग से ये भी अपील करते हैं। लेकिन ये खामोशी है अगर इनकी बता रही है कि जो गड़बड़ियां हो रही हैं या जो चीजें दिख रही हैं, जो लोकतंत्र की हत्या होने का काम हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सहभागी है और सहभागी के रूप में अपनी हिस्सेदारी दिखा रही है। अब योजनाओं पे इनके पास कोई बात नहीं है, उलझुल बातें करना। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि घोषणा पत्र में जो 12 से 17 तक हमने काम किया, हमने उस पर काम किया, उस पर बात कर रहे हैं। 17 से 22 तक इन्होंने क्या काम किया उस पर बात नहीं करते हैं, गुमराह करने की बात करते हैं। तो गुमराह करके लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके तो आप जो मर्जी वो कर लीजिए। हम लोगों ने लोगों की भावनाओं के साथ निकला, हमने वास्तविकता पर चुनाव लड़ा है। आपको लगता है यश जी कि क्या जनता को गुमराह किया जा सकता है? यश जी, आपको क्या लगता है कि जनता को गुमराह किया जा सकता है, भुलावे में रखकर वोट हासिल किया जा सकता है? हमारे देश का चरित्र है, हम भोले भाले लोग हैं। हम भोले भाले लोगों को अगर कोई उम्मीद दिखती है, सरकार पे बड़ा विश्वास होता है, अगर देश का प्रधानमंत्री या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई बात कहता है तो जनता चुनी हुई सरकार पे बहुत भरोसा करती है। लेकिन इस भरोसे का तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो इस चुनी हुई सरकार ने किया है। गलत बयानी देना, झूठ परोसना, झूठी बातें कहना, उन झूठी बातों को पकड़ा गया है। बुंदेलखंड में बता दिया, एक बांध बना दिया, वो बांध निकला तेलंगाना का। एक पुल बना दिया उत्तर प्रदेश में, वो पुल निकला पश्चिम बंगाल का। बच्चों को नौकरियां, लड़कों को नौकरियां दे दी गई, वो नौकरी देने वाला लड़का भाग गया, नेपाल चला गया, अब उसको कौन सी नौकरी मिली अभी तक नहीं पता। तो 5 एक्सप्रेसवे बना दिए, फोटो जारी कर दी, लेकिन धरातल पे वो 5 एक्सप्रेसवे है नहीं। तो झूठ परोसना सरकार के माध्यम से ये भावनाओं का खेल है। लेकिन यश जी इसका जवाब मैं सुरेंद्र जी से लूंगी। जितनी बातें आप कह रहे हैं, खेलना, नाम बदलना, ठीक है, जितनी बातें आप कह रहे हैं उसका जवाब मैं सुरेंद्र जी से लूंगी, क्योंकि क्या झूठ बहुत दिन तक टिक सकता है? क्या झूठ पर नजर जनता की नहीं होती है? क्या भुलावे के बहकावे में आ सकती है जनता? उस आधार पर वो वोट दे सकती है? ये तमाम पहलू का जवाब मैं सुरेंद्र जी आपसे लूंगी। लेकिन जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनावी नतीजे हैं, पल पल की अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है और सटीक रुझानों की जानकारी आपको दे रहा है। और इसी बीच हमारे साथ में जबलपुर से जुड़ चुके हैं डॉक्टर मुकेश जायसवाल है हमारे साथ में। डॉक्टर मुकेश, लगातार आप बने हुए हैं, फिर भी मैं स्वागत करूंगी आपका। और पंजाब के लिए मैं रुझानों में जिस तरीके से आपकी पार्टी आ रही है निकल कर, क्या बड़ी वजह देखते हैं आप? सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि पंजाब में जहां पर राजनीति इतनी उठापटक चली, जहां पर सिद्धू वाला स्थिति चली, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा वाला मामला उठा, ऐसे में आप पर जनता ने विश्वास क्यों दिखाया? क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, जनता ने विश्वास वहाँ दिल्ली के कामों पे दिखाया है। अच्छा। वहाँ पे जो माफिया राज का कब्जा था, ड्रग्स माफियाओं का कब्जा था, ड्रग्स माफियाओं से मुक्ति दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो संकल्प होकर वहाँ पे काम किया, जनता को बताया कि वहाँ पे जिस तरह से हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल अच्छे किए, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, दिल्ली में हमने महिलाओं को यात्रा फ्री दी, दिल्ली में हमने मार्शल जितने भी थे उनको रोजगार दिया। इन तमाम योजनाओं को लेकर जब हम पंजाब में गए, और पंजाब के जो सह प्रभारी थे राघव चड्ढा जी ने पिछले 1.5 साल लगातार मेहनत करी वहाँ के एक कार्यकर्ता ने बदलाव के लिए काम किया उन्होंने। तो वहाँ पे बदलाव की राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की वहाँ पे लोगों ने मतदान किया और आज वहाँ पे परिणाम दिख रहा है। धर्म और जाति आधार पर उससे दूर हमने चुनाव लड़ा। हमने किसी को बुरा नहीं बोला कि कौन गलत है कौन सही है। हमने कहा कि हम काम गिनवाने की बात करते हैं। हमने काम वहाँ पे गिनवाया कि हमने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने सरकारी कितने अच्छे स्कूल बनाए, हमने वहाँ पे दिल्ली में वाईफाई वहाँ पे लगाए, दिल्ली में CCTV कैमरे लगाए। उस पर जनता ने वहाँ पे वोट दिया है और निश्चित ही बदलाव की राजनीति है। पंजाब की जनता को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बदलाव की राजनीति, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को चुना है। अब इस देश में काम की राजनीति पे चुनाव होंगे, धर्म और राम मंदिर पे चुनाव नहीं होंगे, जातिवाद पे चुनाव नहीं होंगे, काम की राजनीति पे चुनाव होंगे।
चलिए सुरेंद्र शर्मा जी के पास में आऊंगी। सुरेंद्र जी, जैसा कि आपने सुना, आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने काम की बात की और काम की बात पे विश्वास किया, दिल्ली के कामों को देखा और उसके बाद पंजाब में स्थिति यह है कि आप पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ रही है रुझानों में। सबसे पहले तो इसी पर आप अपना कमेंट दें, उसके बाद मैं यश जी की बातों का जवाब लूं आपसे। देखिए ज्योति जी, मेरी पहले भी मुकेश जायसवाल जी से बात नहीं हो पाई थी। मुकेश जी, अगर आपको लगता है कि धर्म की राजनीति करना अपराध है तो अरविंद केजरीवाल से कहिए कर्नाटक पुलिस के हनुमान जी के मंदिर जाना बंद करें। क्या वो आडंबर करते हैं, क्या वो ढोंग करते हैं? आपको पंजाब में सरकार बनाने का जनादेश जनता ने दिया है। जनता ने एक विकल्प तलाशा था, कांग्रेस की कुशासन अंतर कलह से त्रस्त होकर वहां भाजपा के इतना आधा नहीं विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी को बुलान करते हैं, लेकिन पंजाब एक चिंता का विषय है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। जिस प्रकार मुकेश जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, जिस प्रकार पंजाब उड़ता हुआ पंजाब कांग्रेस ने बनाया है, तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है पंजाब को नशा मुक्त बनाने का। और जिनको आपने मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया है, जिस प्रकार से वो झूमते हुए दिखते हैं, जिस प्रकार से उनके वीडियो आ रहे हैं, तो किस प्रकार से पंजाब को नशे से मुक्त कर पाएंगे, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और आप दिल्ली की बात कर रहे हैं मुकेश जी, जरा जबलपुर से दिल्ली जाइए, दिल्ली की त्रस्त हो चुकी है। मैं जिस नशा मुक्त की बात करता हूँ, आपने 100 मुकेश जी बोल रही थी, फिर आप कही अपनी बात। जिस प्रकार से दिल्ली में 100 ml की शराब आपने घर घर भिजवाई है, आपने शराब खुलवाई, आप दिल्ली को नशा मुक्त करने वाले हैं। देश की जनता उसको देख रही है। आपका भ्रष्टाचार जनता ने देखा है दिल्ली में। जिस प्रकार से राशन कार्ड बनाने के नाम पर महिलाओं के शोषण हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी के चरित्र दिल्ली में देखा है। हमने तो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, आपकी कलई खुल जाएगी दिल्ली में भी आपका साफ होने वाला है। मेरा निवेदन आपसे इतना है कि पंजाब की जनता ने जो विश्वास आपके ऊपर जताया है पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए, मेहरबानी करके अपने मुख्यमंत्री को नशाखोरी से रोक लीजिए। पंजाब को नशा करने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, नशा मुक्त करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। उम्मीद मैं करता हूं कि आम आदमी पार्टी उड़ता हुआ पंजाब बनाने से पंजाब को बचाएगी। काम की राजनीति पे सरकार आपने पूरी ताकत तो लगा ली। ब्रेक पर जाने से पहले यश जी ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। पाकिस्तान में बढ़ जाए तो क्या इस पे चुनाव लड़ते हैं? बीजेपी बरगलाकर, बहलाकर, झूठ को दिखाकर लोगों को हिंदू मुस्लिम विश्वास में लेकर काम की बात आप बताइए। मध्य प्रदेश में कितने सरकारी स्कूल आपने खोले? एक सरकारी स्कूल बताइए ना मध्य प्रदेश में कितने? चलिए मैं आपसे पूछूंगी ज्योति जी देखिए, विपक्ष आप बताइए कितने सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में खोले? विपक्ष का काम जिला चिकित्सालय खोले और खासकर जो चुनाव आ रहा है, मैं आपके पास आऊंगी। मैं आपके पास आऊंगी। सरकारी आप चैनल में बैठ के बता दीजिए मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हमने एक सरकारी स्कूल खोला है। मुकेश जी मैं आपके पास आऊंगी, वक्त दूंगी, बहुत वक्त है अभी हमारे पास। देखिए ज्योति जी बोलें। ज्योति जी विषय ये चल रहा है जो मेरे मित्र यश भारती ने कहा ना कि आप झूठ बोलकर हम कोई प्रोपेगेंडा चलाते हैं, एजेंडा चलाते हैं। देखिए 2012 में सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन 2 साल बाद जब 14 में लोकसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को 73 सीट उत्तर प्रदेश की जनता ने दी आपके 2 साल की सरकार के खिलाफ। यह आपका कुशासन था या हमारा सुशासन था? फिर जब 17 के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी पूर्ण बहुमत के साथ, 303 सीट हमारी हुई। 19 के जब लोकसभा चुनाव हुए तब हम पहले से ज्यादा सीट जीत कर आए, और जब 22 का चुनाव हो रहा है तो हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता ने लगातार हमारे कार्य प्रतिक्रिया भी लेते चलते हैं। विश्वास की जीत है। ये जो अपराधियों पर कार्रवाई की गई, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाया गया, किसानों को उनके उपज का मूल्य दिया गया, बेटियों की सुरक्षा संरक्षा को सुनिश्चित किया गया, उसके नाते से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर मोहर लगाया है और अपना विश्वास व्यक्त किया है। आगे भी ये विकास यात्रा चलती रहेगी। आज चुनावी जंग का रंग भगवा हो गया है। सुरेंद्र जी, हम चर्चा कर रहे थे मुद्दों की। ये समझा जा रहा था कि किसान जो बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे थे उसका नेगेटिव असर होगा और बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था और एक लंबा समय का आंदोलन मायने रखता है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर कृषि प्रमुखता से की जाती है, आपको लगता है कि उसका असर नहीं पड़ा? नहीं, निश्चित तौर पर उस आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ा। हम कृषि कानून लाए थे किसानों के हित के लिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शायद हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, लेकिन जो आंदोलन था वो प्रायोजित था, टिकट किसी के इशारे पर काम कर रहा था। आप देखिए, अब जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारी सीटें वहाँ पहले से ज़्यादा बड़ी हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे अन्नदाता ने सरकार का मन समझा है। सरकार ने कानून लाए तो उसके हित के लिए लाई थी, और एक किसान कानून के साथ साथ जो सुशासन था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर के दंगे लोगों ने देखे हैं, जिस प्रकार से पलायन हुआ है वो लोगों ने देखे हैं। तो किसान को लगता है कि वो सुरक्षित रहेगा तो सारी बातें ठीक रहेंगी, और वो सुरक्षा, वो सुशासन केवल योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, और जो विकास है वो डबल इंजन की सरकार के द्वारा है। निश्चित तौर पर अन्नदाता ने हमको आशीर्वाद
आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद आगे भी हमारे साथ जारी रहेगा। गोवा का भी जिक्र मैं आपसे करूंगी, क्योंकि कुछ देर पहले जब यहाँ पर गेस्ट थे हमारे, कांग्रेस से मेरी चर्चा हो रही थी, उनका ये कहना था कि गोवा तो आप लोगों ने छीना था, इस बार कांग्रेस के हाथों आएगा और बहुमत के साथ आएगा, लेकिन रुझान तो कुछ और ही कह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये देखिए, गोवा में भी जहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, मूल बात वही है कि जो सुशासन और विकास और डबल इंजन की सरकार, जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र का विकास हुआ है, वहाँ गोवा में भी हमको थोड़ा एक लग रहा था आशंका, अच्छा छोटा राज्य है, वहाँ मुद्दे कुछ प्रभावित करेंगे, नए दल वहाँ कुछ प्रभावित करेंगे, हो सकता है वहाँ आम आदमी पार्टी 2-3 सीट ले जाए, तृणमूल कांग्रेस में 4-5 सीट ले जाए, ऐसा एक अनुमान लग रहा था। लेकिन गोवा की जनता भी समझदार है, उसने सबको देखा है, और जो जिस प्रकार से भाजपा के लोगों को टच रहता है गोवा में, तो मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, जिस प्रकार जनता के बीच में रहकर व्यवहार करते हैं, निश्चित तौर पर गोवा में भाजपा की सरकार आम जनता की सरकार बनी है, जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। और गोवा में जिस प्रकार का पर्यटन बढ़ा है, जो वहाँ सैलानी आकर एक विश्वास जिनको होता है, क्योंकि गोवा पर्यटनिस्ट के आधार पर चलने वाला राज्य है, तो वहाँ की जनता को लगा कि यही सरकार है जो हमको सुरक्षा दे सकती है, जिसके आधार पर हमारा विकास हो सकता है, और कानून व्यवस्था अच्छी हुई तो निश्चित तौर पर हमारे रोजगार, हमारा व्यवसाय सब फलेगा फूलेगा। एक अहम बात आपने कही सुरेंद्र जी, एक अहम बात आपने कही, उसका जवाब मैं यश जी से जरूर लेना चाहूंगी। यश भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सुरक्षा, कानून व्यवस्था का जिक्र सुरेंद्र जी भी ने कहा, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो था वो कंट्रोल रहा, और जो गुंडागर्दी थी वो काफी कंट्रोल रही। क्या एक बड़ी वजह नहीं थी कि बीजेपी ने अगर इस पर अंकुश लगाया तो जनता का विश्वास बीजेपी की तरफ जा रहा है? क्या इस पर आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं ज्योति जी, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कानून व्यवस्था अच्छी रही और उसकी बात को आप आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन जो एनसीआरबी, जो केंद्र सरकार की एक कमेटी है जो एनसीआरबी का रिकॉर्ड रखती है, ब्यूरो रखती है, वो तो बताती है कि अपराध बढ़े हैं। मानव अधिकार आयोग के नोटिस बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध बढ़े हैं। हाई कोर्ट के नोटिस बताते हैं कि सबसे ज्यादा अपराध जो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। इन्होंने जो गुंडागर्दी सरकार के माध्यम से करी है, लोगों के घर में बुलडोजर चलाना, लोगों से पैसा वसूली करना, उसके लिए हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है कि सबके पैसे वापस कीजिए और अनावश्यक कार्रवाई नहीं कीजिए। तो ये हाई कोर्ट ने कार्रवाई करी है। अगर ये संवैधानिक संस्थाओं को मानते हैं, जानते हैं, तो ये बात मानेंगे कि हाँ, सबसे ज्यादा अगर अपराध बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। अगर तुलना 12 से 17 और 17 से 22 की करेंगे तो दोनों शासन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ा है। मैंने बताया किस तरीके से बेटियों को जलाने का काम सरकारी संरक्षण में हुआ, कैसे परिवार को अंतिम संस्कार करने का अधिकार छीन लिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, कैसे गंगा में लाशें बही, कैसे गंगा के तट पे लाशें हमने ढकी हुई देखी, कफन चोरी का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो ये दिखता है। लखनऊ के अंदर अंतिम संस्कार हो रहा था तो उन जलती हुई चिताओं को ढकने का काम किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, क्योंकि इनकी राजनीति शमशान और कब्रिस्तान पे है। इनकी राजनीति जो है वो झूठ के ऊपर टिकी हुई है। तो बरगलाना, गुमराह करना, मैंने विकास की बात कही। मुकेश जी, यहाँ पर जितनी बातें आपने कही, मुकेश जी जितनी बातें यहाँ पर आपने कही, मैं उसी में से आपसे सवाल पूछती हूँ कि जब सारे आंकड़े आपके पास थे, मुकेश जी सवाल सुनेंगे, जब सारे आंकड़े आपके पास में थे, सारे रिकॉर्ड आपके पास में थे, सारी सच्चाई आपके पास में थी, उन सच्चाई को लेकर आप जनता के बीच क्यों नहीं गए? क्यों नहीं जनता को सच बताया? अगर बीजेपी ने ये सारे हथकंडे अपनाए थे तो क्यों नहीं उसका पर्दाफाश आपने जनता के भी चुनाव के पहले किया, ताकि ये नतीजे आपकी तरफ होते? क्यों नहीं किया आपने? यश, मुकेश जी, यश जी, सवाल मुकेश जी से या मुझसे? यश भारती जी, आपसे पूछा मैंने। हम जनता के बीच में गए हैं। हाँ ज्योति जी, हम जनता के बीच में गए हैं और जनता ही आगे निकल के दिख रही है कि अपने वोट को सुरक्षित रखने का काम जनता कर रही है। और मतगणना स्थल पे जनता रात से 2 दिन से लगातार रखी हुई है। पोस्टल बैलेट पेपर पकड़ने का काम जनता ही कर रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। जो काम कलेक्टर को, जिला निर्वाचन अधिकारी को करना है, चुनाव आयोग को करना है, उस पर सफाई भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं कि अगर पोस्टल बैलेट पेपर कहीं कचरा गाड़ी से इधर से उधर जा रहा, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ईवीएम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रही है, जिस ईवीएम को सुरक्षित होकर के स्ट्रांग रूम के अंदर होना चाहिए, वो बाहर कैसे घूम रही है? इस पे सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं तो ये दिखाता है
कि ये सब गोरख धंधे में इनकी संलिप्तता है। ये चाहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में रहे, लोगों का जो वोट है वो लूटा जाए, चोरी हो जाए, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई में मौन है। कल देखिए बनारस की घटना पे लगातार जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर सफाई देते रहे कि ये तो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, लेकिन कमिश्नर ने बताया कि हाँ, चुनाव आयोग की गाइडलाइन को तोड़ते हुए यह कार्रवाई हुई है कि ईवीएम का एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना यह अनधिकृत रूप से हुआ है और उन्होंने एटीएम को हटाने का काम किया। तो कलेक्टर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिला निर्वाचन अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी कि जो गलत काम हुआ है। लेकिन क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को कहते हुए सुना कि हाँ ये गलत काम हो रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो ये कहते रहे कि समाजवादी पार्टी हार रही है, हताशा है। हार और जीत एक अलग परिणाम था। कल तक कोई परिणाम नहीं आने की बात हो रही थी, अभी भी रुझान आने की बात हो रही है। लेकिन अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको गलत बोलने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नहीं है, इसीलिए ये लोगों को गुमराह करते हैं। यही बात मैं लगातार कर रहा हूं। ईवीएम पर सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाली पार्टी अगर देश में कोई रही है तो भारतीय जनता पार्टी रही है। 2009 से लेकर लगातार कोर्ट में जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, सुप्रीम कोर्ट में लगातार बताया कि कैसे ईवीएम हैक हो सकती है और उसी का परिणाम रहा कि चलिए ये भी एक अहम सवाल है जो कि हर बार जब मतगणना होती है तो इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती है होती है। इसका चर्चा में जवाब लूंगी, इसका जवाब मैं लूंगी सुरेश जी से, लेकिन हम चूंकि लगातार चुनाव कवर करते हैं और इस पर डिबेट करते हैं और ये सारी चीजें निकलकर आती हैं, इस पर चर्चा हम करेंगे। IBC 24 के संवाददाता लखनऊ तुरंत हम लिए चलते हैं, राजेश मिश्रा हमारे साथ में बने हुए हैं। राजेश, क्या स्थिति है अब तक की? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, हम लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है और होली के पहले होली का माहौल है, जश्न का माहौल है। मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूं कि दिखाएं वो पूरे सभी जो प्रांगण में जश्न का माहौल है, हर आदमी झूम रहा है, चारों साइड भारतीय जनता पार्टी के झंडा लहरा रहा है और ये इस वजह से कि इनकी बहनों की जो मेहनत है वो रंग लाई है। हमारे साथ एक शख्स यहाँ पर खड़े हुए हैं जो गाकर लोगों का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। हम उनसे बोलेंगे कि कुछ आप जिस तरह से खूबसूरत अंदाज में बयां कर रहे हैं वो गा के सुनाएं, कैसा माहौल है और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं उमेश कुमार चांदना, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार को जिस तरह से प्रदेश के लोगों ने विश्वास जताकर भारी बहुमत से जिताया है, तो आज से होली का पर्व शुरू हो गया है और हम ये बात कहते हैं, राम के नाम पर जो काम हुए जनता का, इसलिए ये गाना बहुत चर्चित है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक मिनट, आप लोग बताइए कौन आ रहा है? आप लोग तो पत्रकार हैं, बताइए कौन आ रहा है? योगी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, योगी जी भी आएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आप देख रहे हैं मिठाइयां भी बंटनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, खुशी में एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई जा रही है। हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? रायपुर से। कितने दिन से यहाँ पर हैं? हम लोग कल ही पहुंचे, रात में जो है जो जिस तरह से जीत यहाँ पे मिली है, जिस तरह से रुझान मिल रहा है, क्या कहना है आपको इसके बारे में? ये जनता की जीत है और हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में बीजेपी की सरकार आने वाली है। आप ये बताओ कि जो यहाँ पे सरकार बनती नजर आ रही है, उसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या चीज जो है क्लिक करिए लोगों? उसके काम है, उनके काम है, अच्छे काम जो है उन्होंने किए हुए हैं, वो जनता देख रही है, सब है ना। आपको क्या लगता है जो योगी जी की सरकार यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? भाई साहब, आप लोग क्यों भ्रम में हैं? यही अखिलेश भी भ्रम में है, सब लोग भ्रम में हैं। भ्रम तोड़िए, योगी जी आ चुके हैं, योगी जी आगे रहेंगे। आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एक ऐसी, तो आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि जो लोग जो थे भ्रम में थे और यही वजह है कि लोगों का भ्रम अब टूटता नजर आ रहा है और पूरा माहौल है। आप देख रहे हैं कि मिठाइयां बजरी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और लोग तिरंगा लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और भारत माता की तस्वीर भी है, मोदी जी का कटआउट भी यहाँ पर है। तो पूरे प्रांगण की अगर हम बात करें तो पूरे प्रांगण में एक जश्न का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। थोड़ी सी मायूसी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नजर आ रही है, पहले उत्साह दिख रहा था मगर अब थोड़ी सी मायूसी नजर आ रही है। एक अच्छा माहौल यहाँ पर बना हुआ है, अब इंतजार है कि कोई बड़ा नेता यहाँ पर आए और उसके साथ सेलिब्रेट करें। तो एक बड़ा उत्साह का माहौल नजर आ रहा है और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान की सीटें बढ़ती नजर आ रही है, वैसे वैसे लोगों का उत्साह और भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और ये स्थिति लगभग 2 घंटे से यहाँ पर बनी हुई है। जी।
राजेश, अभी तो रुझानों के तस्वीर साफ नहीं हुई है, हालांकि नतीजों में तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन इतना अंतर अगर आता है तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल होता है और तमाम तैयारियां हम वहां पर देख पा रहे हैं। क्या राम के अलावा कोई मुद्दा है? क्योंकि जिस तरीके से लोग गाना गा रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि जिन्होंने राम को लाया है हमको उनको लाना है। तो क्या ये मुद्दा बहुत ज्यादा असर किया क्या यूपी में? देखिए, ये अगर बात करें तो मुद्दा जो है वो अलग अलग मुद्दा यहाँ पे रहा है। कुछ लोगों को योगी जी का काम पसंद आया, कुछ लोगों को जो राम मंदिर और मंदिरों का जो विकास किया जा रहा है वो पसंद आया, कुछ लोगों को ये पसंद आ रहा है कि कोरोना काल में मोदी जी और केंद्र की सरकार ने और योगी की सरकार ने जो खाद्यान्न बांटा है, तो बहुत सारी चीजें इस चुनाव में इफेक्ट करी है और उन सभी मुद्दों उन सभी चीजों के कारण जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। और थोड़ी सी मायूसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है कि जैसी अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पा रही है और इनके उत्साह को देख के तो ऐसा लगता है कि ये सभी इस नतीजे में पहुंच चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी की सरकार रिपीट हो रही है। जी बिल्कुल राजेश, तो शंखनाद हो रहा है, तो कहीं पर गीत गाए जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है। रुझानों के नतीजों में आने से पहले ही जिस तरीके से बीजेपी सरकार बनने की खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है, तस्वीरें आप देखिए, शंखनाद किया जा रहा है, जो कि एक संदेश है कि शायद जीत और फिर से योगी सरकार बन रही है। जैसे की तस्वीर राजेश मिश्रा ने दिखाई। राजेश, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तस्वीर कुछ मामलों में चाहे पर्यटन के लिहाज से बात की जाए, चाहे धार्मिकता के आधार पर बात की जाए, विकास की तस्वीर दिखती है लोगों को। क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही? जी बिल्कुल, जिस तरह से जिस उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार को अपना बहुमत दिया था और अभी भी देते नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता विकास से संतुष्ट है। यहाँ की जनता गरीबों को जो अनाज दिया जा रहा है, केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं शुरू की उससे संतुष्ट नजर आ रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि जो यहाँ पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, गुंडा बदमाशों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में जो अच्छी बनी हुई है, वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर लग रहा है। और हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लखनऊ में घूम रहे हैं, आसपास, इसके पहले बनारस भी गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो गुंडा तत्व है, असामाजिक तत्व है, उनको जो कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो सुधरी है, वो एक अहम मुद्दा है। विकास का भी मुद्दा है। कोरोना काल में जिस तरह से योगी सरकार और मोदी सरकार ने काम किया है, उन सब चीजों को यहाँ की जनता ने पसंद किया और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और उसका उत्साह भी लखनऊ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आपको दिख रहा है। गुलाल उड़ने शुरू हो चुके हैं, शंखनाद किया जा रहा है। होली से पहले और होली इस बार बड़ी योगी और मोदी जी बिल्कुल इंद्रधनुषी रंग लेकर आ रही है। जिस तरीके से होली से पहले होली मन रही है, रुझानों के साथ साथ राजेश नजरें बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। हमारे साथ में गेस्ट का पैनल बना हुआ है, यश भारती जी हमारे साथ में। यश भारती जी, यहाँ मैं आपसे फिर से सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर से हमने बातचीत की, आपने सुना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र उन्होंने जरूर किया, कानून व्यवस्था की बात की, गुंडागर्दी की समाप्ति की बात की। ये मुद्दे थे जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी की तरफ विश्वास दिखाया है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, मैंने कहा ना, जो बातें आंकड़े बोल रहे हैं, एक परसेप्शन सेट करना, लोगों को भावनाओं के साथ खेलना, मैं बार बार उसी बात पे कह रहा हूँ कि हकीकत जो है वो बहुत अंतर है दोनों चीजों में। हमारी सरकार रही 12 से 17 के बीच में, हमने कानून व्यवस्था के लिए डायल 100 जैसी विश्व स्तरीय व्यवस्था लाई कि किसी को भी कोई दिक्कत होगी फोन करके पुलिस को बुला सकता है और 10 से 15 मिनट में पुलिस पहुंचती थी। आधुनिक पुलिस बुलाई हमने, इनोवा जैसी गाड़ियां पुलिस को दी ताकि वो जनता के बीच में पहुंच सके। पुलिस हेडक्वार्टर, एक आधुनिक पुलिस हेडक्वार्टर हमने लखनऊ में बना करके दिया 12 से 17 के बीच में, ताकि एक बेहतर विश्व स्तरीय व्यवस्था जनता को मिले और जनता उससे लाभान्वित हो सके। उसी व्यवस्था को हमने दिया हुआ है। तो कानून व्यवस्था की अगर बात होती है तो हमने धरातल पर करके दिखाया है, हमने योजनाएं दी हैं, कार्यक्रम बनाए हैं। 1090 वुमेन्स के लिए हेल्पलाइन चालू करी थी, जिसको इन्होंने बंद कर दिया। ये केवल एंटी रोमियो स्क्वाड की बातें करते रहे, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। एंटी भू माफिया की बात करते रहे, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। तो कथनी और करनी में बड़ा अंतर है।
ठीक है, चलिए जनता के जवाब बीच ले में लेती हूँ मैं आपकी perception बात set कर पा का, रहे हैं, क्योंकि बहुत वो सारे एक अलग सवाल विषय मैंने है। आपसे लेकिन कर लिए हकीकत- यश जी। लेकिन हकीकत जवाब ले में लेती हूँ अंतर मैं है दोनों सुरेंद्र जी बातों से, में। जवाब ले लेती हूँ सुरेंद्र जी से। धरातल पर सच्चाई कुछ है नहीं सुरेंद्र जी, जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं, जिस तरीके से रिकॉर्ड दिखा रहे हैं यश जी, तो किस तरीके से छुपाया आपने ये सारी चीजों को, जनता को कैसे गुमराह किया, सवाल है ये। देखिए ज्योति जी, हमारा काम तो एकदम साफ था और हमने जो सच था वो जनता को बताया। अब मेरे मित्र यश भारती को जनता पर भरोसा नहीं, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, कानून पर भरोसा नहीं, तो फिर भरोसा किस पर होगा? एग्जैक्ट पोल पर आपको भरोसा नहीं था, तब रुझान आ रहे हैं, उस पर भी आपको भरोसा नहीं। ठीक है, और 1 घंटा देख लीजिए, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं, ज्योति जी, मैंने डायल रेट जैसी व्यवस्था करी, आधुनिक पुलिस हेडक्वार्टर की बात करी, आधुनिक व्यवस्था करी। यस भारती जी, मैंने गलत बताया नहीं है, देश के सारे राज्यों में मैंने गलत बताया, केंद्रीकृत व्यवस्था है। अरे नहीं, और आज उत्तर प्रदेश में 112 जानकारी लेनी पड़ेगी इसके लिए। जानकारी आपको नहीं, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, आपको गलत जानकारी है। विश्व स्तरीय पुलिस हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बना, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बना, गुजरात में क्यों नहीं बना? तुलना कर दीजिए उसके उत्तर प्रदेश से। आपातकाल में हेलीकॉप्टर उस छत पे उतर सकता है पुलिस हेडक्वार्टर पे, क्या मध्य प्रदेश में किसी जगह पे पुलिस का ऐसी व्यवस्था दी है आपने? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, जो चीज आवश्यकता क्यों नहीं है? आप आवश्यकता क्यों नहीं? आप तर्क को कुतर कर रहे हैं, आप निर्णय को स्वीकार कर लीजिए, पुलिस की आवश्यकता है। लेकिन आप ये सोचिए, जो आपने डायल 100 दी थी, उसका ठेका किसके पास था? सपा के नेताओं की गाड़ियां चल रही थी, आपने उसके लिए काम किया, ठेकेदार को तो सपा का था, कौन नहीं दे पा रहा? उत्तर प्रदेश में आज इतनी अच्छी सुविधा है, जनता ने हमारे सुशासन पर मोहर लगाई है, आपके कुशासन को सत्ता से बाहर किया है, उसको स्वीकार कीजिए। मैं वास्तविकता पे बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं। मैं भी रिकॉर्ड पर बात कर रहा हूं। जरूरत ही नहीं है पुलिस हेडक्वार्टर की जो आधुनिक हो, आपने कहा नहीं, मैंने कहा हर राज्य की आवश्यकता अलग होती है, हर प्रदेश की आवश्यकता अलग होती है। मध्य प्रदेश के प्रश्न अलग है, उत्तर प्रदेश के प्रश्न अलग है, वहां की सरकार ने जो किया कर रहा हूँ। यहाँ 15 साल आपने सरकार चलाई, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उसी उत्तर प्रदेश मैं आपसे पूछता हूँ उसी उत्तर प्रदेश में मैं ललितपुर जिले में था, 15 करोड़ का थाना बना है, आपने क्यों नहीं बनवाया? हर बात की आवश्यकता अलग होती है, सरकार से उसके विकास करती है। मैं आधुनिक पुलिसिंग, मध्य प्रदेश में नए क्वार्टर्स बने, जिसे मध्य प्रदेश का नहीं, जिसे उत्तर प्रदेश का है। जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपकी पार्टी सत्ता से फिर से बाहर हो गई है, 10 साल का आपको वनवास जनता ने दे दिया है। आपकी प्रशासन का कैसे हार जीत है? आप राजनीतिक पार्टी है, आपकी सरकार मुख्तार अंसारी, आपकी सरकार में गुंडे, आपकी सरकार में माफिया, ये फल फूल रहा था, उसको योगी जी ने कुचला है। अभी आपने मुझसे पहले भी डिबेट में कहा वापस ले लिए, फिर योगी आदित्यनाथ जी आपकी सरकार ने प्रसाद मौर्य जी ने क्यों वापस ले लिए? सपा सरकार ने अदालत में बताते, भाई साहब मुकदमे अदालत के माध्यम से वापस होते हैं। सपा सरकार ने अपनी बात रखी है, केवल राजनीतिक सरकार के माध्यम से। यस भारती जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, केवल राजनीतिक केस वापस होते हैं, आपराधिक प्रकरण वापस नहीं होते। आपकी सरकार ने झूठे प्रकरण लगाए थे, वो सरकार ने वापस ले लिए, उसके माध्यम से। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सब समय सरकार है, आपके मंत्री जो थे आजम खान, उनकी भैंसें ढूंढने के लिए सरकार लगती थी, जनता की सुरक्षा में लिए, जनता ने देखा है, उसका जवाब जनता ने आपको 17 में दिया है। चीज चोरी हो जाएगी तो वो पुलिस के पास ही जाता तो जनता की सुरक्षा करेंगे या मंत्री वैसे की सुरक्षा करेंगे? और वही आजम खान उसका मकान टूटा, उसने अपराध किया है, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। जनता की जमीनों पर कब्जा आपके मंत्री करते थे, आजम खान उदाहरण उसका सबसे बड़ा है। आपने क्या कार्रवाई की उसके सामने? योगी जी ने कार्रवाई की, जनता ने पंचायत दिया उसका। कब्जा करके क्या खोला है? आप बेवजह क्या सरकारी जमीन पर, सरकारी जमीन पर उनको लगातार सरकारी जमीन पर लताड़ मिल रही है, सरकार को लताड़ मिल रही है कि गलत मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अगर चलिए यश जी और सुरेंद्र जी, आपसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं करूंगी, क्योंकि रुझानों के साथ साथ बहुत सारे सवाल उठेंगे, दूसरी पार्टियों से भी वो सवाल पूछे जाएंगे, और क्यों सफलता मिली आपसे भी पूछा जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि समाजवादी के मुख्य प्रवक्ता और अखिलेश यादव के करीबी वरिष्ठ नेता राजेश चौधरी से हमारे संवाददाता स्टार जय ने बातचीत की। क्या कुछ बातचीत हुई, देखते हैं। सरकार गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रदेश का बहुत अहित किया है, लोकतंत्र को आहत किया है, संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाया है। उत्तर प्रदेश की जनता मूक दृष्टा नहीं है,
अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया है, इसलिए लोकतंत्र के सामने भारतीय जनता पार्टी देखिए ये राजेश चौधरी सपा के मुख्य प्रवक्ता हैं और बड़े वरिष्ठ नेता भी के रूप में जाने जाते हैं और उनका साफ कहना है कि बीजेपी जो बातें कर रही है, एग्जिट पोल जो बातें की गई है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, वो भी 300 से ज़्यादा सीटों के साथ में है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 लखनऊ। चलिए, तो रुझानों में तस्वीरें लगभग साफ हो रही हैं। हालांकि नतीजों में तब्दील होने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन रुझानों के साथ साथ प्रतिक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जश्न की तस्वीरें भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मिठाई के साथ साथ होली से पहले कार्यकर्ता होली मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा मैं डॉक्टर मुकेश आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आपको एक बड़ी पार्टी के तौर पर दिल्ली के बाद पंजाब में जगह मिली है। आपको लगता है ये आपके हौसले बुलंद करेगा और आने वाले समय में आप दूसरे राज्यों की तरफ रुख करेंगे? डेफिनेटली ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि हम दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं। जो रुझान अभी दिख रहे हैं तो डेफिनेटली हम वहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की और गर्व की बात है। ये एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ा है। अभी जो रुझान दिखा रहे हैं कि एक सीट मिल रही है, तो हमने पहली बार चुनाव लड़ा और एक सीट हमको मिल रही है, हमारा वोट बैंक बन रहा है वहाँ पे, तो हमारा संगठन भी तैयार हो रहा है। इसी तरह गोवा में है, गोवा में भी हमारा वोट बैंक बन रहा है और वहाँ पे संगठन तैयार हो रहा है। आने वाले समय में हम राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव लड़ने जाएंगे, सभी राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। अरविंद जी ने भी घोषणा करी है कि हम सभी राज्यों में चुनाव आगे लड़ने जाएंगे और निश्चित ही काम की राजनीति आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करेंगे। अभी हमने पंजाब में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। आने वाले समय में जहाँ भी चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है उनके द्वारा पूरे घोषणाएँ की जाएंगी और आने वाले राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित ही हम लोगों के लिए गर्व की बात है, हम एक सिपाही हैं, ईमानदार पार्टी के साथ, ईमानदारी नेता के साथ हम उनको साथ में चल रहे हैं और आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। चाहे मध्य प्रदेश के नगर निगम के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। सुरेंद्र जी से मैं चर्चा करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से यूपी पर सभी की नजरें थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सरकार रिपीट नहीं होती है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर ये उम्मीद थी कि लोगों को कि बीजेपी वापस नहीं आएगी। बावजूद उसके वहां पर रुझानों में है और बाकी इसके अलावा 3 राज्यों में भी बीजेपी फिलहाल अभी रुझानों में आगे बढ़त बनाई हुई है। तो क्या समझा जाए कि बीजेपी के प्रति अगर लोगों ने विश्वास दिखाया है अलग अलग राज्यों में अलग अलग समीकरण होने के साथ साथ, इसके पीछे क्या एक बहुत बड़ा कारण है? देखिए ज्योति जी, निश्चित तौर पर जब जहां सरकार होती है और उसके सरकार के नेतृत्व में चुनाव में जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का डर रहता है कि वही हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। और 2 साल जिस प्रकार से कोविड में गए तो निश्चित तौर पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उनके सामने भी एक चुनौती थी जनता में अपना विश्वास बनाकर रखना। पर जिस प्रकार से मोदी जी ने जनता की सेवा की, जिस प्रकार से योगी जी ने जनता की सेवा की, जिस प्रकार सुशासन वहाँ दिया और सरकार की जो छोटी से लेकर बड़ी योजना चली, मैं तो कह रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री आवास एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम सरकार में 4 राज्यों में वापस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो राशन महीने में 2 बार मिला, बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में चुनाव में गया, मैंने कहा कि कानून व्यवस्था बड़ा फैक्टर है। मैंने स्वयं का एक उदाहरण देखा कि मुझे रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ मिला, मैंने 112 डायल किया, 5 मिनट के अंदर वहाँ से रिस्पांस मिला, एम्बुलेंस आई, पुलिस आई। तो जिस प्रकार से सरकार तत्परता से वहाँ काम करती है, वह सुशासन और जिस प्रकार की सुरक्षा मिली, मेरे मित्र यश भारती जी को मैं फिर कोट करना चाहूँगा। देखिए, पहले अपराधियों के हौसले बुलंद होते थे। किसी भी राज्य में जो अपराधी रहता है वह पैसे से भी संपन्न होता है, अपराध करता है, जेल में जाता है, उसका परिवार सुरक्षित रहता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने बाद, सालों बाद जमानत होती है, केस चलते रहते हैं, अपराधियों पर सैकड़ों केस चलते हैं। लेकिन जब बाबा का बुलडोजर वहाँ चला, उसका परिवार बेघर हुआ, तो निश्चित तौर पर उसके मन में एक भय व्याप्त हुआ कि मैं तो अपराध करके जेल चला जाऊंगा, पर मेरे परिवार का क्या होगा। उस भय ने उसको अपराध करने से रोका। एक डर जनता में बना गुंडों के मन में कि जो अपराध करेगा वो सुरक्षित नहीं रहेगा। जिस प्रकार से अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, जिस प्रकार से अपराधी जेल में भेजे गए, चाहे वो कितने से बड़ा अपराधी हो, जिनके आपने सुना होगा बहुगंज के दंगे वहां हुए थे, वह मुख्तार अंसारी, वह अतीक अहमद, वह इस प्रकार के जो डॉन उत्तर प्रदेश में थे, वह जेलों में सड़ रहे हैं। जनता को लगा कि ये वास्तव में बाबा है तो सुरक्षा है, बाबा है तो विकास है, मोदी है तो विश्वास है। ये उत्तर प्रदेश है 3-4 राज्यों में। और निश्चित तौर पर एक उत्तराखंड की अगर मैं बात करूंगा
तो उत्तराखंड में एक वो चलता है विश्वास कि जिसके पास गंगोत्री की सीट होती है उसकी सरकार बनती है, और निश्चित मुझे भी जानकारी मिली गंगोत्री की सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। तो जनता ने सुशासन, विकास और जनता के साथ जनप्रतिनिधियों का संवाद, ये सब बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। जनप्रतिनिधि जनता के बीच हो गए, जनता के टच में रहे, तो वो विश्वास हमको देखने को मिला है। दूसरी बात मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कहना चाहता हूँ, कार्यकर्ता ने जो पसीना वहां बहाया है, भाजपा ने जो प्लानिंग की है, लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि आपने ये कहा, वो कहा, ये किया, वो किया, ये तो इनके आरोप लगते रहेंगे। लेकिन ज्योति जी, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मैंने भी 3 महीने उत्तर प्रदेश चुनाव में काम किया है। बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, एक बूथ पर 30 से 35 लोगों की टीम, ये भाजपा की नीतियां, ये इन्होंने संपर्क किया, इन्होंने जनता से संपर्क किया, ये बूथ समिति, ये पन्ना प्रमुख, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र संयोजक, जिस प्रकार की संगठन की रचना नीचे उन्होंने काम किया, और ऊपर के नेताओं ने जिस प्रकार से अपना पसीने से चुनाव बहाया, योगी जी की सभाएं हुई, केशव मौर्य जी की सभा हुई, दिनेश शर्मा जी की सभा हुई, प्रधानमंत्री की सभा हुई। अभी कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं, बसपा के लोग आरोप लगाते हैं, सपा के लोग आरोप लगाते हैं, साहब प्रधानमंत्री क्यों सभा कर रहे हैं? अरे हमारे पास प्रधानमंत्री है तो हम सभा करेंगे, हमारे पास मुख्यमंत्री है तो हम सभा करेंगे, हमारे पास केंद्रीय मंत्री हम सभा करेंगे। कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से वहां मेहनत की, उस मेहनत के परिश्रम से जो पसीना बहा, उस पसीने से आज 4 राज्यों में कमल फिर से खिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो चुनाव की प्रतिक्रियाओं का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा, देखते हैं। ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये स्पष्ट बात है कि देश में विकास और प्रगति डबल इंजन की सरकार के आधार पर केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य में बीजेपी की सरकार से ही सुनिश्चित है। आज सभी राज्यों के जनता को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, और जिस तरीके से इस चुनाव के वातावरण में भी प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से हमारे छात्र और छात्राओं को यूक्रेन से वापस लाया, सुरक्षित लाया, दिन रात कार्य किया, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपतियों से चर्चा की, सुरक्षित कॉरिडोर बनवाया। ये एक ऐतिहासिक पहल भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के द्वारा संभव हो पाया। चलिए, तो यश भारती जी के पास चलते हैं। यश भारती जी, आपने सुना सुरेंद्र जी को कि जिस यूपी के हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती, एंटी इनकम्बेंसी जो है एक बड़ा फैक्टर होता है, और उसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि अपराध बढ़ा, रिकॉर्ड जो आंकड़े थे वो बढ़े, सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं था, बावजूद उसके बीजेपी का इतने सीटों से आगे चलना, ये आपको नहीं लगता एक बड़ी बात है? यश भारती जी, शुरुआती रुझान है, कौन सी ईवीएम खुली है, किस क्षेत्र की खुली है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलें। देखिए, अभी किस क्षेत्र की ईवीएम खुली है? विधानसभा क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र होता है, कहाँ किस व्यक्ति की क्या स्थिति है, और जो रुझान आया कई जगह हमने देखा कि सपा और भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर भी है कई सीटों पे, कहीं 80 वोट का अंतर आ रहा है, कहीं 200 वोट का, कहीं 250 वोट का, कहीं 300, मतलब मेरे कहने का ये अर्थ है कि 5000 वोट के अंतर का भी अंतर बताया जा रहा है। तो अभी जब परिणाम आएंगे उसके बाद भी उसको हम कह पाएंगे कि क्या स्थिति बनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खुश हो रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो 1 वोट से हारे हों उनको कम से कम 1-1 वोट की कीमत समझनी चाहिए, कि अंतिम वोट तक उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए और बोलना चाहिए उस बात में। अभी से ही जश्न मनाना, ये तो एग्जिट पोल पे ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे परिणाम आ गए हों। तो संदिग्ध परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी निर्मित करती है, और जो सवाल उस व्यवस्था पर उठाते हैं तो ये जीत और हार से चीज को जोड़ लेते हैं। तो संदिग्ध परिस्थितियों पर सवाल उठाना हर व्यक्ति का अधिकार है। हम अगर सवाल उठा रहे तो इनको आपत्ति हो जाती है उस पर, उसको ये जीत हार से जोड़ लेते हैं। ईवीएम अगर कहीं टहल रही है, हम उस पर सवाल उठाते हैं तो वो इसको बात को जीत हार से जोड़ लेते हैं। पोस्टल पेपर कहीं मिल रहा है तो उसको बात को जीत हार से जोड़ लेते हैं। सुशासन अगर इसको कहते हैं कि लोगों के वोट की चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, विकलांगों को, बुजुर्गों को जो वोट अधिकारी दिलाते हैं वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, तो ये इसको लोकतंत्र कहते हैं। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्य देश का कुछ हो नहीं सकता कि जिस व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए और सभी राजनीतिक व्यक्तियों की, सभी जागरूक नागरिकों की एक ही बात उसमें आनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की उसमें बात अलग तरीके की आती है। तो ये लगता है कि जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी है।
संलिप्तता है और उन्हीं के कहने और सुनने पे ये सारी चीजें हो रही हैं। यश जी, ऐसा क्यों होता है? जितने भी चुनाव हम करते हैं, जितने भी मतगणना पर चर्चा हम करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि जो पार्टी हारती है वो या तो ईवीएम पे सवाल उठाती है या मशीन पर उठाती है, चुनाव आयोग पर उठाती है? ऐसा क्यों? अगर वही पार्टी जीतने लगती है तो फिर ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठते। आपको लगता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं होती, इसमें खेल हो जाता है? ज्योति जी मेरा बड़ा सीधा सा जवाब है। जो परीक्षार्थी तैयारी करता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में लगातार पेपर लीक हुए और जो पेपर लीक हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले, तो जिन बच्चों की परीक्षा निरस्त हुई केवल पेपर लीक होने के कारण, उसमें आप किसको अपराधी मानेंगे? जो सत्ताधारी दल है उसको ही अपराधी मानेंगे ना। वैसे ही अगर जनता वोट डाल रही है और उसके वोट की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और सत्ताधारी दल खामोश है क्योंकि अधिकारी उसके कहने पर वोट डलवा रहे हैं, तो इसको बेईमानी कहना क्या गलत बात हो जाएगी? क्या इसको हार और जीत से देखा जाएगा? गलत को गलत बोलना तो गलत ही माना जाएगा। लेकिन जिस समय वोटिंग होती है, जहां तक मेरी जानकारी है, चूंकि आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपने ये वीडियो फुटेज जहां तक मीडिया को जानकारी है, काउंटिंग से लेकर वोटिंग तक सभी प्रतिनिधि, सभी दल के प्रतिनिधि रहते हैं। तो देखिए जश्न की तस्वीरें आ रही है और ये शायद अगर सपा को रुझान में मिलता, जैसा कि आपने कहा कि बहुत जल्दी जश्न मना रहे हैं, लेकिन यही स्थिति अगर उलट होती तो क्या आपके कार्यकर्ता जश्न नहीं मनाते? जश्न की ये बातें हैं क्योंकि 276 बीजेपी रुझान में आगे चल रही है, स्वाभाविक है कि जश्न मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में होली है, उत्तर प्रदेश की होली बड़ी प्रसिद्ध होती है और ये होली की जो रंगत है वो इस वक्त तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जश्न की ये तस्वीरें हैं, रुझान है, ये नतीजे अभी बदलने बाकी हैं क्योंकि अभी कई दौर की वोटिंग चल रही है, लेकिन सीधे सीधे 4 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है। उत्तराखंड में 45, गोवा में 18, मणिपुर में 31 और एक बड़ा अंतर है। आप देखिए 45 और 21 का उत्तराखंड में अंतर है, 274 और सपा 115 इसके बीच में अंतर है। ठीक है, रुझानों पर ही हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नतीजे जैसे तब्दील होते जाएंगे वो दिखती जाएंगी तस्वीरें, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन उस कहानी में बीजेपी आगे बढ़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बच गया पंजाब, तो पंजाब यहाँ पर आप आगे चल रही है। आप अगर यहाँ पर बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है रुझानों में, तो रुझानों पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे हमारे साथ में बने हुए हैं मुकेश जायसवाल। मुकेश जी, जैसा कि मैं चर्चा कर रही थी यश जी से, उन्होंने कहा कि जश्न बहुत जल्दी मनाया जा रहा है, अभी तो सिर्फ रुझान है, तो ये जश्न तो पंजाब में आप लोग भी मना रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी भी मना रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर आप? डॉक्टर मुकेश, देखिए जश्न इतने बड़े महापर्व में जश्न मनाना चाहिए और जो रुझान आ रहे हैं तो रुझान से साफ दिख रहा है जी, जश्न मनाना चाहिए। आवाज आ रही है आपकी? मेरी आ रही है, बोले बोलिए जी। जश्न तो बिल्कुल मनाना चाहिए, इतना बड़ा महापर्व है। जैसे हम दीपावली का जश्न मनाते हैं, दशहरा का जश्न मनाते हैं, वैसे ही मनाते हैं। तो रुझान तो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता में राजनीतिक दलों की तरफ पार्टी बन रही है। तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी बन रही है, की सरकार बन रही है, रुझान दिख रहे हैं, वोटिंग में सामने आ रहे हैं, तो जश्न मनाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि जश्न देर से मनाया जाए, सवेरे जल्दी मनाया जाए, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल रहता है। ये किसी को आप रोक नहीं सकते जश्न मनाने के लिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बल पे ही चुनाव जीता जाता है। अब उनको लग रहा है कि भाई हम पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है तो सड़क से निकल के जश्न मना रहे हैं, और निश्चित ही जश्न मनाने में कोई ऐसी बुराई नहीं है। मुकेश जी, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी, आपका कहना है मुकेश जी, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। जश्न की बात को आपने कहा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, रुझान पर जश्न मनाना चाहिए, नतीजे चाहे जो भी हो तब देखा जाएगा। आम आदमी पार्टी के लिए यह कहा गया कि दिल्ली में जो काम आपने किया, इस काम को देखकर पंजाब ने आपको चुना, लेकिन जिस तरीके से हमने बीजेपी और कांग्रेस से बातचीत की, कई बार ये होता है कि सामने वाले की कमजोरी भी जीत का एक बड़ा कारण होती है। क्या जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति वहां पर थी, जिस तरीके से विवाद वहां पर था, क्या इसकी वजह से जनता ने आप पर विश्वास दिखाया? बिल्कुल, आप बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां पे जो युद्ध चल रहा था, द्वंद्व युद्ध चल रहा था, या भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का कांग्रेस में हो, उसका वहां पे जो दोनों पार्टियों को विश्वास खो चुकी थी, तो उन्होंने एक तय किया कि भाई जो दिल्ली में काम वाली राजनीति हुई है, हम उस पर एक बार विश्वास करें, और उस पर विश्वास करते हुए वहां के लोगों ने वो मतदान किया और वो परिणाम सामने आ रहे हैं।
आपस में लड़ने कुर्सी की लड़ाई वहां पे थी। मुख्यमंत्री सिद्धू की और बाजवा की और चन्नी की आपस में लड़ाई चल रही थी। तो लोग वहां पे चिंतित थे कि हम अगर एक स्थापित सरकार नहीं दे पाएंगे तो स्थिति क्या होगी। 4 महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है, तो वहां पे उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है। लेकिन एक बात तय है कि आम आदमी पार्टी को दूसरे जो काम की राजनीति का लोगों ने चुना है उसका एक बड़ा योगदान था। वहाँ पे पंजाब से लगा हुआ दिल्ली है, दिल्ली में लोग जाते हैं, पंजाब से आना जाना है। पंजाब का एक बहुत बड़ा समुदाय दिल्ली से व्यापार करता है, वहाँ रहता है। जब वहाँ पे देखे कि मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, शिक्षा सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हैं, महिलाओं को वहाँ पे यात्रा के लिए, इन तमाम चीज़ों को लेके वहाँ पे दिल्ली पंजाब की जनता ने देखा कि बदलाव की राजनीति और एक बार अरविंद केजरीवाल को मौका देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। और वहाँ की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया। और हम दिल्ली की तर्ज पे, जिस तरह से दिल्ली में हमने 3 बार, चलिए आपके लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि दिल्ली के बाद आपने अपनी जगह अगर बहुमत के साथ पंजाब में बनाती है तो जिस तरह जनता ने विश्वास दिलाया है कि बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जिससे पंजाब संघर्ष कर रहा था, उससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर चर्चा मैं आपसे भी कर लूँ यश भारती जी, ये जो रुझान है इसके लिए फाइनल कमेंट मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्या तस्वीर अभी उलट सकती है? ज्योति जी, मैंने कहा निश्चित तौर पे तस्वीर पलट सकती है। रुझान जो है वो 5000 वोट के नीचे है कि बहुत सारी सीटें हैं और उसमें तस्वीर बदलने में बहुत समय नहीं लगता। अभी बहुत सारी ईवीएम की काउंटिंग होना बाकी है और जैसे ही काउंटिंग होगी तो बहुत सारे उलटफेर होंगे और उलटफेर ही अंतिम माने जाएंगे जो अंतिम परिणाम होगा। चलिए आपकी बातों पर हम यकीन करते हैं क्योंकि पल-पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों की खबरें आप बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी जैसा अगर आप कहते हैं कि अगर तस्वीर बदलती है तो उसकी भी जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए।